हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? इसमें आएंगे मंदिर, स्तूप, चैत्य, गुहा, लेख, शिला स्तंभ, मूर्तियाँ, मुगल कालीन स्मारकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले वास्तुकला के बारे में। ठीक, तो वास्तुकला के बारे में क्या लिखा है कि इस युग की वास्तुकला की मुख्य कृतियाँ मंदिर है। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा वास्तुकला जो है वो मंदिरों में ही दिखाई देती है ना। भौगोलिक आधार पर देखिए, शास्त्रकारों ने मंदिरों को 3 श्रेणी में निर्धारित किया है: नागर, द्रविड़ और बेसर। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि ये मंदिर किस बेस पे बना है, मतलब इसका आधार क्या है, द्रविड़ शैली से बना है कि नागर शैली से बना है कि बेसर शैली से बना है, तो आपको पता होना चाहिए। अब नागर, ठीक है, नागर ये मंदिर प्रायः शिखर मंदिर होते हैं। ठीक है, उत्तरी तथा मध्य भारत में मंदिर नागर शैली से निर्मित किए गए हैं। इन मंदिरों के शिखर में खड़ी रेखाओं की प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय शिखर कहते हैं। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए भी शिखर इन मंदिर की विशेषता होती है। तो अब देखिए क्या है नागर शैली में, ठीक है, कि ये मंदिर प्रायः शिखर मंदिर होते हैं, यानी कि इस तरह के। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये शिखर होता है ना। उत्तरी तथा मध्य भारत में मंदिर नागर शैली के, उत्तरी तथा मध्य मतलब ये एमपी, मतलब जो हमारे जो मध्य के मंदिर मतलब राज्य हैं, ठीक है, वहाँ पर इस शैली के मंदिर बने होते हैं। ठीक है, और इन मंदिरों के शिखरों पर खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय शिखर, यानी कि कुछ इस तरह के रहते हैं, ठीक है, बने हुए, तो रेखीय शिखर कहते हैं। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए भी, जैसे नीचे क्या है, वर्गाकार रहेगा चारों तरफ, उसके बाद ऊंचे शिखर कैसे हो जाएगा, कम कम होते हुए, वक्र होते हुए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी हो जाते हैं कभी कभी ऐसे शिखर वाले भी हो जाते हैं, कई सारे हैं। ठीक है ना। और अब देखिए इसमें क्या है, द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली में क्या है कि इसके विमान अधिक ऊंचे होते हैं और बाहु भौमिक गगनचुम्बी गोपुरों से अलंकृत होती, यानी कि ये जो है, ठीक है, ये भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसकी जो लंबाई है ये और ज़्यादा में हो जाती है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती, और यहाँ पर सब जगह क्या होता है, ये अलंकृत होते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल होते हैं, रेखाएं होती हैं, और इसमें क्या होता है, अलंकरण होता है। ठीक है ना। दक्षिण भारत के मंदिर प्रायः द्रविड़ शैली से निर्मित किए जाते हैं। ये मंदिर आयताकार तथा शिखर, अब ये क्या, जो दक्षिण भारत के अगर आप मंदिर देखे होंगे तो ऐसे तो मंदिर होते हैं काफ़ी, लेकिन यहाँ पर भी देखिए कुछ भगवानों के चित्र बनेंगे, या फूल पत्ती बनी रहेगी, या फिर यहाँ पर भी देखिए चित्र बने रहेंगे, यहाँ पर भी चित्र बने रहेंगे, लगभग यहाँ पे सब जगह जो ऊपर जाते रहेंगे तो उसमें चित्र बनेंगे। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसमें भी देख लेते हैं नज़र। ये देखिए कौन से हमारे लिंगराज मंदिर हो गया। ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा भुवनेश्वर में, नागर शैली का बना हुआ है ना। और कब बना था ये, 1900 से। ये मैं आपको PDF में दे दूँगी, बस इतना याद रखिए। देखिए पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है, ठीक है, उड़ीसा में, वो भी नागर शैली के, जितने नागर शैली के, कोंकानेश्वर मंदिर वो भी नागर शैली, खजुराहो मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर 64 योगिनी, ठीक है, मुंडेरा का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये सारे के सारे किसके हैं, ये नागर शैली के बने हुए हैं। ठीक, अब बात आती है जहाँ बेसर शैली की। ठीक है, तो बेसर शैली में देखिए कौन कौन से बने हैं। अभी बेसर शैली के बारे में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें फिर भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो बेसर शैली में कौन सा है, कैलाश मंदिर जो एलोरा का है वो, दशावतार मंदिर, एलिफेंटा गुहा मंदिर, ठीक है, मामल्लपुरा के मंदिर और कैलाश मंदिर। ठीक है, ये नहीं है, सिर्फ एलिफेंटा का गुहा मंदिर तक है। ठीक है ना। उसके बाद आ गया द्रविड़ शैली, जो हम द्रविड़ शैली के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो द्रविड़ शैली में कौन कौन से हैं देखिए, मामल्लपुरम, ठीक है, मंदिर, कैलाश मंदिर, बैकुंठपुर, पेरुलम, ये देखिए कैलाश मंदिर जो है ये कांची का है। ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर हो गया, गंगैकोंड चोलपुरम हो गया, तिरुपति मंदिर हो गया। ठीक है, ये सारे कौन से हैं, ये द्रविड़ शैली के हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि पिरामिड के आकार के होते हैं। बाद में इन मंदिरों के साथ अनेक, ठीक है, स्तंभ युक्त मंडप, ठीक है, गलियारे तथा विशाल गोपुरम भी जोड़ दिए गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या, नागर शैली क्या है, चतुष्कोणीय होता है। ठीक है,
उसके बाद द्रविड़ शैली में जो रहते हैं वो अष्टभुजाकार होते हैं, जिनकी अष्टभुजा होती है, ठीक है। और बेसर शैली में क्या होता है, अर्धगोला। अर्धगोला मतलब ये आधा गोला इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। चतुर्भुज मतलब ये चारों तरफ से चौकोर रहेगा, फिर उसके बाद ये जाएगा तो ये चारों तरफ से चौकोर रहेगा, फिर ऊपर से ये मतलब जैसे सपोज ये पेन है ना, ठीक है, तो पेन के जैसे इधर गया तो ये चारों के चारों चौकोन रहेगा, फिर इसके ऊपर गया तो ये चौकोन रहेगा, मतलब उसकी लगातार जो है चतुष्कोण में होता जाता है, ठीक है। और ये अष्टभुजी तरह से होता है, ठीक। अब देखिए बेसर शैली क्या होता है। ये मंदिर आकार में गोलाकार होते तथा इन मंदिरों में, ठीक है, देवुल, गर्भगृह और जगमोहन यानी कि सभा मंडल होते हैं। मध्य भारत तथा कर्नाटक के कतिपय मंदिरों में प्रायः उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों शैलियों का सम्मिलित स्वरूप दिखाई देता है। कर्नाटक में पदकदल के चालुक्य मंदिर प्रायः बेसर शैली के मंदिर माने जाते हैं, ठीक। अब देखिए उड़ीसा। अब उड़ीसा में क्या चीज़ है, उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उड़ीसा के जो मंदिर होंगे वो सारे नागर शैली के होंगे। लिंगराज मंदिर पूर्व विकसित आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी कि लिंगराज मंदिर जो है वो कौन सा है, आपका नागर शैली के हैं, ठीक है ना। कौन है, नागर शैली के। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी लिंगराज मंदिर के तरह आर्य नागर शैली में बना हुआ है, ठीक। ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है लिंगराज मंदिर, है ना। और ये किस चीज़ का बना है, ये नागर शैली से बना है। किस शैली से बना है, नागर शैली से। अब देखिए नागर शैली में ये देखिए जैसे ये मंदिर, ये इधर आई, ये देखिए जैसे ये देखिए इधर ये बराबर में है, फिर ये बराबर में है, फिर इस तरफ बराबर में है, तो ये क्या हो जाएगा, चारों तरफ से ये बराबर है, यानी कि चतुष्कोण बनता है ना। तो ये इस तरह से है। अब देखिए भारतीय राजाओं और पूर्व वास्तु कला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसकी एक विशेषता यह है कि मंदिर के भवनों के सभी बाह्य भाग उकेरी हुई आकृतियों से सजे हैं, यानी कि जो बाहर के भाग है सारी इसमें आकृति बनी हुई है। अब बात आती है खजुराहो। यहाँ के मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता शिखर है तथा यहाँ के मंदिर चबूतरे पर निर्मित है, यानी कि पहले चबूतरा बनाया गया है, ठीक है, उसके ऊपर फिर मंदिरों का निर्माण किया गया है ना। इन शिखर पर छोटे छोटे शिखर संलग्न हैं जिसे उरु श्रृंग कहते हैं। अब देखिए मंदिरों से संबंधित मुख्य बिंदु क्या क्या है। देखिए गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह में क्या होता है, इनके प्रमुख देवता की मूर्ति स्थापित होती है। गर्भगृह, गर्भ मतलब क्या होता है, जो पेट में होता है, पेट में क्या होता है, मेन बच्चा होता है, मेन होता है ना। तो इसमें क्या होता है, मेन देवता की मूर्ति स्थापित होती है, ठीक है। प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ क्या होता है, गर्भगृह में के पहले का कक्ष जिसके अंतराल भी कहा जाता है, यानी कि मंदिर जाने से पहले जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ कहते हैं। मंडप, गर्भगृह और प्रकोष्ठ के आगे स्तंभ से घिरा हुआ सभागृह, यानी कि जहाँ पर लोग जो है वेट करते हैं, ठीक है, लाइन लगा के वेट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, मंडप कहा जाता है। अब विमान, विमान क्या होता है, गर्भगृह के ऊपर का ऊंचा शिखर, यानी कि जो गर्भगृह है, सपोज यहाँ पे हमारे मेन मंदिर है, इसके ऊपर का जो ऐसे शिखर बना रहता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विमान कहा जाता है। हाँ? गोपुरम, मंदिर के प्राचीर के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वारों के ऊपर बने, ठीक है, बहुमंजिले भवन जिन्हें नाना प्रकार के पौराणिक देवी देवताओं तथा लता वृक्षादि से सजाया जाता, उसे क्या बोला जाता है, गोपुरम, है ना। अब देखिए यानी कि ये सपोज हमारा अंदर जाने का स्थान है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अनेक तरह से क्या होते हैं, भवन के जो इधर बने रहेंगे वो क्या बने रहेंगे, काफ़ी सारे पेड़ पत्ते फूल ये सब चीज़ें बना रहेगा, ये गोपुरम ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे ढेर सारे मतलब अलग अलग तरह के देवी देवताएं भी मिलती हैं। जैसे अगर आप खजुराहो में जाओगे तो ये देखिए जो यहाँ की ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे सब जगह जो है, ठीक है, यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी की मूर्तियों से सज्जित है ना। और शिखर क्या कहते हैं, शीर्ष भाग जिसमें खरबूजिया, आमलक, कलश तथा छत्र आदि होते हैं, यानी कि जितने में बाकी सारी चीज़ें, ये जैसे हमारा ये हो गया, फिर यहाँ पे हमारा ये छत्रक हो गया, यहाँ पे हमारा क्या होता है, झंडा होता है, ठीक है, यहाँ पे सब ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। अब मंदिरों को दूसरी विशेषता है दीवारों के मध्य भाग का अलंकरण, यानी कि दीवारों के बीच में जो अलंकरण होता है वो, ये देखिए कोणार्क का क्या है, ये अशोक रथ है, ये देखिए अशोक रथ है ना। अब बात आती है पल्लव कालीन कला तथा स्थापत्य की। तो पल्लव
वास्तुकला ही द्रविड़ कला का आधार स्तंभ है। इसी से दक्षिण भारत स्थापत्य कला के 3 अंगों का जन्म हुआ है, मंडप, रथ और विशाल मंदिर। महेंद्र वर्मन शैली, अब सबकी शैलियाँ अलग अलग है, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ लेंगे ताकि आपको पता रहे। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं पूछता है। इस शैली का विकास 600 से 640 ईसा तक हुआ है। इस शैली के तहत कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसे मंडप कहा जाता है। ये देखिए खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ये देखिए कितने अच्छे से पूरा बनाया गया है। महेंद्र वर्मन ने दक्षिण भारत के प्रथम हिंदू गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसने, अगर पूछ लिए कि दक्षिण भारत का प्रथम हिंदू गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आपको पता होना चाहिए कि महेंद्र वर्मन ने कराया था, है ना। अब आ गई है मल्लम शैली। कौन सी आ गई है? मल्लम शैली, है ना। तो मल्लम शैली में क्या इंपॉर्टेंट है कि इस शैली का विकास पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नरसिंह वर्मन ने माल्लम की उपाधि धारण की थी, अतः इसे माल्लम शैली कहते हैं। ये आप में आ सकता है कि इसको जो है मामल, ठीक है, मामम्ल, है ना, मामम्ल भी होता है, मामल। एक तो यहाँ की लैंग्वेज ऐसी होती है ना, पता नहीं, थोड़ा सा अजीब सी होती है, ठीक। तो ये शैली में क्या है कि क्यों इसका नाम पड़ा है, क्योंकि नरसिंह वर्मन ने उपाधि धारण की थी। कौन सा? मामल्ल की, है ना, मामल्ल। चलो, इस शैली का प्रमुख केंद्र जो है वो मामल्लपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम, जिसका अब नाम हुआ है क्या? महाबलीपुरम नगर था, जिसकी स्थापना नरसिंह वर्मन मामल्ल ने दिया था। मामल्ल। चलो, मामल्ल शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के मंदिर आते हैं, मंडप तथा रथ आते हैं। मामल्ल शैली के रथ सप्त पेगोडा के नाम से विख्यात है, जिनकी संख्या 8 है ना। प्रमुख क्या है इसमें से देखिए, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वलयंग कुट्टैथ रथ, ठीक। हालांकि इसमें से द्रौपदी रथ कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी भीम रथ पूछ लेता है, धर्मराज रथ पूछ लेता है, बाकी चीज़ नहीं पूछता। चलिए, राज सिंह शैली के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। इस शैली में मंदिर का विकास पल्लव नरेश राज सिंह यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। इस शैली के प्रमुख उदाहरण है कि मामल्लपुरम में समुद्र तट पर स्थित तटीय शोर मंदिर और कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा बैकुंठ पेरुल मंदिर का उल्लेख है। अब इतना सारा तो हो गया, अब इसको याद कैसे करें? हालांकि देखिए, इसमें से इतना कुछ नहीं आता है, लेकिन बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है, कि जो महेंद्र वर्मन है, ठीक है ना, तो महेंद्र वर्मन ने क्या किया था? दक्षिण भारत का प्रथम जो है हिंदू गुहा मंदिर का निर्माण कराया था, यानी कि दक्षिण भारत में पहला जो गुहा मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। कौन? महेंद्र वर्मन ने, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि महेंद्र जो है, ठीक है, महेंद्र ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू का था और सबसे पहले वो गुफा में रहने के लिए गया, ठीक है। इसको आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, है ना। अब आ गया मामल्ल शैली, ठीक है। मामल्ल शैली का तो याद रहेगा, क्योंकि उसने क्या है कि मामल्ल की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसको जो है मामल्ल शैली किया था, ठीक है। और मामल्ल शैली किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था, है ना। बाकी इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ गई राज सिंह शैली। तो राज सिंह शैली में क्या इम्पोर्टेंट था कि इसका विकास पल्लव नरेश राज सिंह शैली है, तो जाहिर सी बात है राज सिंह आएगा। राज सिंह का नाम क्या है? नरसिंह वर्मन द्वितीय भी है, ठीक है। तो उसके शासनकाल में हुआ और इसका जो है कहाँ पर? कांची के कैलाश मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर में उल्लेखनीय है। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण, ठीक है, नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया। यह विष्णु का मंदिर है, जिसका विमान वर्गाकार एवं 4 तल्ला है। 4 तल्ला मतलब 4th फ्लोर तक है ना। अब ये देखिए,
इसमें क्या कहते हैं, बैकुंठ पेरुमल, ठीक है। अब बैकुंठ में कौन रहते हैं, कृष्ण जी रहते हैं, ठीक है। कृष्ण जो है वो शिव जी के बहुत भक्त हैं, ठीक है ना। तो शिव जी के पास कौन रहते हैं, नंदी जी रहते हैं, ठीक है। तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर यानी कि बैकुंठ का जो मंदिर है, आप ये भी याद कर सकते हैं कि बैकुंठ में भी जो है नंदी जी रहते हैं, है ना, उनके साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो बैकुंठ में कौन रहते हैं, नंदी जी रहते हैं। नंदी कौन से रहते हैं, जो दूसरे नंदी, पहले नंदी तो शंकर जी के साथ रहते हैं, दूसरे नंदी जो है वो बैकुंठपुर में रहते हैं, है ना। और ये विष्णु का मंदिर है, जाहिर सी बात है बैकुंठपुर है तो बैकुंठ में कौन रहता है, विष्णु जी ही रहते हैं। और कहाँ पे है रहते हैं, जहाँ वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे क्या है कि वर्गाकार है उनके शैया और 4 तल्ला है, ठीक, इस तरह से याद कर लीजिए। अब आ गए नंदी जी के पास, ठीक है। तो नंदी वर्मन शैली क्या हो गई, इस शैली के तहत अपेक्षाकृत छोटे मंदिर का निर्माण होता। अब ये बहुत अच्छा है कि नंदी जी जो है वो शिव जी से छोटे हिस्से दिखाई देते हैं शिव जी के तहत, तो इसीलिए क्या है कि ये छोटे मंदिर हैं, है ना। इस शैली के मंदिर का उल्लेखनीय उदाहरण है कांची का मुक्तेश्वर, ठीक है। तो अब इसको आप इस तरह से याद करते हो कि जिसको मुक्ति चाहिए होता है वो नंदी जी के कान में जाके बोलता है कि हे भगवान मुझे मुक्ति दे देना, है ना। तो नंदी जी के कान में ही जाके बोलते हैं। तो मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है। मातगेश्वर मंदिर, ठीक है, माता जी के बारे में भी अगर बात करनी है तो उन्हीं के पास चले जाते हैं, ठीक है। गुड़ी मल्लक, ठीक है, अपनी गुड़िया के बारे में बात करना है तो नंदी जी के कान में जाके बोल देते हैं, ठीक है ना। परशुरामेश्वर मंदिर, अब जो पशु के बारे में भी बात करना है, मतलब किसी की भी तबीयत खराब हो गई जिसके बारे में बात करना है तो नंदी जी के कान में बात कर लेते हैं, तो नंदी वर्मन शैली में ये सब हो गया। हालांकि इतना ज़्यादा पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए। अब चोलकालीन स्थापत्य, चोल को आप चोर की तरह आप पढ़ सकते हैं, चोरकालीन स्थापत्य, सिर्फ ये समझाने के लिए बता रही हूँ, बाकी आप ये मत पढ़िएगा कि चोर हैं ये, चोल शासक थे। खैर जितने ये महान थे उतने तो हम लोग कभी महान बन नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सारे ये लोगों का कत्ल उत्ल करते थे। हम लोग तो एक छोड़िए, किसी का नहीं कत्ल कर सकते हैं। हाँ आगे देखिए, मंदिरों के निर्माण में जिस द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लवों के काल में हुआ था, चोल नरेशों के काल में उसका अत्यधिक विकास हुआ। मतलब कि जैसे पहले होता था तो जब चोर आए तो वो ज़्यादा विकास करने लगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज चोल ने 1000 ईसा में करवाया था। मंदिर का सबसे प्रमुख अंग है गर्भगृह और शिखर। पारसी ब्राउन का मत है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शिल्प कला का सर्वोत्तम कृत है और भारतीय वास्तुकला की कसौटी है। अब कौन हो गए, पारसी ब्राउन, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ब्राउन जो है वो बृहदेश्वर, ठीक है, ब्राउन से बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शिल्प कला का सर्वोत्तम कृति है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए एक आध टॉपिक और पढ़ा देती हूँ। पांड्यकालीन स्थापत्य। अब पांड्यकाल में मंदिर निर्माण शैली में अब नई प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है। अब तक वास्तु कलाकारों ने अपने शिल्प कौशल को मंदिर विशेषता विमान पर प्रयुक्त किया, किंतु पांड्यों के काल में यह प्रथा बंद हो गई। अब शिल्प कौशलों को मंदिर के सहायक तथा वहीवर्ती भागों पर केंद्रित किया गया। तिरुमल्लई मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, कुंभकोंडम मंदिर इस शैली की प्रमुख कृति है ना। तो आप ये 2-3 मंदिर जो है उसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। अब आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चालुक्यकालीन स्थापत्य, अभी तो बहुत सारे स्थापत्य हैं, ठीक है, अभी हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें करीबन मान के चलिए कि 3 से 4 वीडियोस बनेंगे। चैप्टर लॉन्ग है ना, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आ गई ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।